फंडामेंटल राइट्स और उसके अलावा जो मिले हुए अदर और जो अधिकार होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। फंडामेंटल राइट्स एक होते हैं ऑर्डिनरी राइट्स, एक होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एक होते हैं फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डिनरी राइट्स एक हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और एक होता है आपका फंडामेंटल राइट्स। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इन तीनों में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी राइट का मतलब हो गया कानूनी अधिकार। आपके पास कानूनी अधिकार है, इसके मतलब संवैधानिक अधिकार, और इसका मतलब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मैं मूल ही लिख देता हूँ, छोटा पड़ेगा थोड़ा सा ना, लिखना कम पड़ेगा मेरे को। ओके, तो मूल अधिकार जो है, सबसे पहले मूल अधिकार की बात कर लेता हूँ, अब बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। फंडामेंटल राइट पहले भी क्लियर है, ऐसे बताता हूँ। फंडामेंटल राइट को लेकर सिंपल सी एक ही बात कही जाती है कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 में पार्ट 3 में मेंशन है उसको हम कहेंगे फंडामेंटल राइट। जो इसके अंदर टोटल 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता रखा है। पहले 7 थे, अब 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 पार्ट 3 में जो लिखे हुए हैं, बस उन्हें फंडामेंटल राइट कहेंगे। इसके अलावा जो कुछ भी वो सारे हमारे ऑर्डिनरी राइट्स हैं। लेकिन ऑर्डिनरी राइट्स के अलावा एक राइट और हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल का राइट का मतलब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो 22 चैप्टर्स हैं, 22 पार्ट्स हैं, उसमें कहीं और आपको अधिकार के तौर पे बात दे रखी है, आपको कहीं और कोई राइट दे रखा है, लेकिन वो राइट आपके चैप्टर 3 में नहीं है, पार्ट 3 में नहीं है। पार्ट 3 में जो होगा तो इसको हम फंडामेंटल राइट मानेंगे, अदरवाइज हम क्या मान लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी चैप्टर्स में है तो ये सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 326 ये है राइट टू वोट। वोट देना जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। वो ऑर्डिनरी राइट भी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वो फंडामेंटल राइट भी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 326। जैसे कि आर्टिकल 300A है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर ले या आपको कोई भी डिस्प्यूट लगता है, उसके लिए आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऑल्दो इट वाज अर्लियर अ फंडामेंटल राइट, बट राइट नाउ इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं हम इसे, और ये राइट टू वोट है। Right to vote and right to properties are the constitutional rights, but these are not the fundamental rights. उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको बता दिया, जो सिर्फ पार्ट 3 में मेंशन है उसको हम फंडामेंटल राइट बोलेंगे। और उसके अलावा अगर कोई और अधिकार कोई भी और अगर अधिकार आता है आपके पास तो वो आपके ऑर्डिनरी राइट्स में आते हैं। जैसे मान लो कि आपके खिलाफ अगर मारपीट हो जाती है तो थाने में केस करना आपका ऑर्डिनरी राइट है, ठीक है। आप अगर किसी दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं और वो अगर सामान अगर आपका गलत निकल गया है और उस पर गारंटी या वारंटी दी गई है और उसके खिलाफ अगर आप थाने में केस करना चाहते हैं या कोर्ट में केस करना चाहते हैं, तो थाने में कंप्लेंट और कोर्ट में केस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपका क्या है, ऑर्डिनरी राइट है। समझ आई बात? तो ये ऑर्डिनरी राइट, फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। कई बार हम इसको एक जैसा कर देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ किसके बारे में, या हम अभी जो 1-2 क्लास हमारी चलेगी वो हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर। अब फंडामेंटल राइट के अंदर हमारे पास, मैंने कहा कि पहले 7 तरह के फंडामेंटल राइट होते थे, आज हमारे पास 6 तरह के हैं। और वो 6 तरह के राइट्स कौन कौन से हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। 6 तरह के फंडामेंटल राइट में सबसे पहले जो है वो है आपका राइट टू इक्वालिटी। अरे यार पूरा लिखना पड़ेगा, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है सॉरी पहला जो राइट है आपके पास कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है वो आपका आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बात करता है। वो क्या बात करता है, कौन कौन से, मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में। राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो है राइट टू स्पीक कह सकते हैं,
बोलने का अधिकार, वो आपका आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। ये सारे जो राइट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं, सिर्फ आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। आपको कई बार पुलिस वाला अड़का देता है, कभी कभी आपको ट्रैफिक वाला चमका देता है, कभी शासन के लोग अगर आपके सामने आ जाते हैं तो आप सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं। ऐसे तो लौंडे लफाड़ों के आगे आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि थाना क्या है, थाने को हम पिछले वाले पॉकेट में रखते हैं, लेकिन जैसे पुलिस आपके सामने आता है तो आप हाथ जोड़ते मिलते हैं। तो ये जो अंदर का जो डर है, ये सारा का सारा डर आपका ख़त्म हो जाएगा वंस यू कम टू नो अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। और आपको मैं बता दूं, भारत के अंदर सिर्फ जो इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उन कम्युनिटीज़ को पता है, और उनमें भी बहुत से लोगों को सही से नहीं पता। ये तो रियलिटी है, वो खुद भी जानते हैं। और कितनी कम्युनिटी होगी पढ़ने वाली, कितनी कम्युनिटी होगी पढ़ने वाली? बहुत कम, मतलब जो डायरेक्टली डील करती है। मैं ये नहीं कह रहा वो कम भी बहुत है, करोड़ों में है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे 130-40 करोड़ का जो देश हो तो उसमें तो 5-10 करोड़ लोग तो मैं कम ही मानता हूँ। और जबकि ये फंडामेंटल राइट जो है वो देश के 130-40 करोड़ लोग सबको दिया गया है। बहुत से लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पता, वो क्या ही सरकार के आगे अपनी बात रखेंगे। प्रशासन शासन को हिलाने की ताकत ही इंसान के अंदर तब पैदा होगी जब उसे पहले ये पता चले उसका अधिकार क्या है। ये अधिकार दिए ही गए इसलिए थे कि जिसे आप अपनी ताकत समझ सके। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब जो है वो सरकार के लिए लिखी गई थी, तो नागरिक के लिए भी तो लिखी गई थी। और ये देश जो है, इस देश के अंदर सबसे इवेंचुअल में आकर, एंड में आके सारी पावर है किसके हाथ में? ये सारी की सारी पावर जो है वो आपके ही हाथ में है। और आपको अपने ही पावर के बारे में नहीं जानना, मुझे यही समझ में नहीं आता। मतलब कोई मुझे बोले कि यार यू हैव लॉट ऑफ पावर्स, मैं कहा अच्छा कौन कौन सी? कह रहे बताऊँ? मैंने कहा बताओ मत, बस है, बस इतना बोल दो। हाँ है, मैं जानना ही नहीं चाह रहा कि कौन सी है। ये लॉजिक बिल्कुल खतरनाक वाला लॉजिक लगा मुझे। आपकी पावर्स आपको बताने की कोशिश कोई कर रहा है, आप वही नहीं सुनना चाहते, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश में हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, हमारा कोई अपना माई बाप नहीं होता। अरे ये सब फालतू बातें, पहले आप अपने अधिकार जान तो लो यार। आप पहले अपने अधिकार समझ लो, जान लो। वंस यू कम टू नो अबाउट योर राइट्स, और तरीके से। परसों मुझसे एक बहस कर रहा है कि सर जी आपको पता है, वन ऑफ माई स्टूडेंट, ऑल्दो मतलब बहस इन द सेंस कि मतलब अच्छा बहस कर रहा था। तो मुझसे कह रहा है कि सर आपको पता है कि राइट टू स्लिप जो है वो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। मैं कहा अच्छा सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक 2011-12 का केस था, रामलीला मैदान का केस था, एक रामलीला मैदान वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ आई विल से होम सेक्रेटरी का केस था। ये 2012 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो उठाया था, इसको अपने आप से उठा लिया था। 144 लगी हुई थी रामलीला मैदान के अंदर, सडन से लगा दी थी सरकार ने भी। हमारे बाबा रामदेव, इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और नहीं एंटी करप्शन मूवमेंट, वो तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो अन्ना जी का था। 2011 में जो है 27 फरवरी 2011 को इन्होंने रामलीला मैदान के अंदर 27 फरवरी 2011 को बाबा रामदेव ने क्या किया कि इंडिया आगे एंटी करप्शन जो है मूवमेंट एक चलाया इंडिया के अंदर, और इन्होंने बुलाया। इनके शिविर में 1 लाख लोग पहुंच गए। सरकार भी सदमे में थी कि 1 लाख लोग कैसे पहुंच गए यार। और इन्होंने खूब नारेबाजी की, खूब दबा के नारेबाजी की, और सरकार को कई हद तक हिलाया, काफ़ी हद तक डिफेम किया। बनती भी थी। 2G स्कैम हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, कोयला घोटाला हो गया, बड़े बड़े हो गए थे। निर्भया का कांड भी अगले साल, अभी नहीं हुआ लेकिन अगले साल होगा। मतलब ऐसे कांड हुए इस टाइम पे। तो इस चक्कर में जो है इन करप्शन की वजह से जो है बाबा रामदेव सड़कों पे उतर गए। उसके बाद रामलीला मैदान के अंदर ही एक इनका दोबारा इवेंट होने वाला था, ऐसी कैंप लगने वाला था योग शिविर का। उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का आने का चांस थे, मतलब काफ़ी लोगों के आने का चांस था। और इन्होंने वहाँ के दिल्ली पुलिस से जो है वहाँ के लिए अप्रूवल मांगा, उन्होंने दे भी दिया। लेकिन बाद में अन्ना हजारे ने बाद में बाबा रामदेव ने अपना प्लान ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं हम जो है फिर से सरकार के खिलाफ उतरेंगे। पता नहीं कोई केस उस टाइम पे खुल गया था एक,
और उसमें सरकार जो है कहीं ना कहीं घिरती हुई नज़र आ रही थी। मेरा बाबा रामदेव ने सोचा कि अच्छा मौका है, मैं और घेरूंगा। इन्होंने इसी कैंप को कन्वर्ट कर दिया कि भाई हम जो है सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करेंगे। और नारेबाजी के चक्कर में क्या हो गया, इन्होंने अपना पूरा चेंज कर दिया। इन्होंने स्ट्राइक की बात कर दी, और कौन सा, हंगर स्ट्राइक की बात कर दी। प्लस इन्होंने कह दिया कि पिछली बार से और ज़्यादा जनसंख्या में लोग इस बार आएंगे, और एकदम माहौल बना दिया। दिल्ली पुलिस को ऊपर से ऑर्डर आया कि क्या चल क्या रहा है, ये ऑर्डर मिला कैसे तुम्हें, ये ऑर्डर दिया कैसे, कैंसिल करो इसे फटाफट। माहौल को ख़राब होने की पॉसिबिलिटी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो है 144 लगा दी। 144 जो है आपका CRPC का एक एक्ट होता है, मतलब सेक्शन है सॉरी, जिसके तहत जो है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है आपका तत्कालिक जो है वहाँ पे इमरजेंसी कह सकते हैं आप, एक तरह का लगा दिया जाता है। ये इन्होंने लगा दिया। बाबा रामदेव से बोला कि आप प्लीज़ यहाँ से किसी को मतलब जो है मना कर दीजिएगा। उससे पहले लोग पहुँच गए वहाँ पे। बाबा रामदेव के एक बोलने मतलब कि आने के मामले सुनने से पहले ही जो है सारे लोग वहाँ पहुँच गए, और रात में सारे लोग सो रहे थे प्रोटेस्ट करते हुए। और इन लोगों को रात में ही बोला गया कि आप यहाँ से हटा दीजिए सारा पंडाल वंडाल। और ये लोग जब नहीं माने तो इन लोगों के ऊपर वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और उसके बाद जो है लाठी चार्ज हुआ, खूब मारा, इतना मारा काफ़ी सारे लोग घायल हो गए, एक की तो डेथ हो गई, और इतनी भागा दौड़ी हो गई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को जो है सुयो मोटो उठा लिया। इसके ऊपर केस हुआ था। इस केस का नाम है आपका रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी, या आप इसे यूनियन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। केस 2012। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुयो मोटो उठा लिया, और सुयो मोटो ने कहा कि CRPC लगाना, 144 लगाना सब कुछ जायज़ है, और दूसरी वाली पार्टी के साइड जो है उस वाली पार्टी का अपनी आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट करना, वो भी उनका अधिकार है। दोनों चीज़ें जायज़ है, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन किसी भी सोते हुए इंसान के ऊपर लाठी चार्ज करना, किसी को मारना पीटना, वो भी जब वो सो रहा हो। हमारे फंडामेंटल राइट में एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21, मैं बात करूंगा इसके बारे में, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ के अंदर सोना भी जो है पीसफुली, किसी इंसान का स्लीपिंग जो है वो भी उसका एक फंडामेंटल राइट है। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट, अपना बयान देते हुए उसमें कह दिया कि राइट टू लाइफ इंक्लूड्स व्हाट, राइट टू स्लीप, राइट टू पीसफुली स्लीप। और ये उस दिन से हमारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट जो है, आप पढ़े, एक आर्टिकल है आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट जो है वो क्या बन जाता है, अपने आप में लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है, देश का कानून बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में किसी पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसे, जो वो बोल देता है वही कानून बन जाता है। और वहीं से जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी। अब हमारे देश के लौंडे लफाड़े जितने भी आलसी थे, वो आलसियों का जो हुजूम है वो सारा का सारा खुश हो गया, उनने अपने घरों में लड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हो, पहली बात तो जानकारी नहीं होना, दूसरी बात जानकारी मिली तो उसको गलत इंटरप्रिटेट कैसे कर लिया। उनने अपने घर वालों से लड़ना शुरू कर दिया, पेरेंट्स से लड़ना शुरू कर दिया कि अच्छा रोज़ सुबह सुबह उठा देते हैं, रोज़ रात में ये बात तो कह के चले जाते हैं कि भाई अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन अर्ली टू बेड होता नहीं है ना। 3-4 बजे जब सब लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तब तो हमारा सोने का टाइम होता है। और लौंडे लफाड़े इस बात से बड़े पीड़ित थे। उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार उनकी बात सुनी है, पहली बार कोई है जो उनके दर्द को सुन रहा है। और उन्होंने अपने पेरेंट्स को झाड़ना शुरू कर दिया कि देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ऑर्डर क्या है कि राइट टू स्लीप इज़ माई फंडामेंटल राइट। अब सब के सब लौंडे लफाड़े वो सारे के साथ जिद करने लग गए। जिद तो इतनी ज़्यादा फैल गई कि ऑफिस के अंदर जो है अब एम्प्लॉयज़ भी जो है डिमांड कर रहे हैं कि भैया बीच में 15 मिनट 20 मिनट अगर नहीं सोने दोगे तो मैं चले जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अभी इसी फंडामेंटल राइट में आएगा, वो भी एक फंडामेंटल राइट है अपने आप में, कि फंडामेंटल राइट का ही अगर कहीं ब्रीच होता है
कोई अगर उसका उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इन लोगों ने धमकी देनी शुरू कर दी कि आर्टिकल 32 के तहत जो है मैं कहाँ चले जाऊँगा, मैं चले जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट, वरना मुझे चैन से सोने दे। अब एम्प्लॉयर टेंशन में है, किसको मैं बुलाता हूँ काम करने के लिए, सोने के लिए, और वो डिमांड कर रहा है। तो बाद में ये चीज़ क्लियर की गई कि भैया ये जो राइट टू स्लिप है, ये कौन सा वाला राइट टू स्लिप है? आखिर ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्लिप, ये कौन सा वाला राइट है? इसके बाद इसके लिए ये कहा गया कि भाई जो राइट टू पीसफुली स्लिप है ना, ये प्रोटेस्ट साइट पे किए जाने वाला जो राइट टू स्लिप है ना, ये उस वाले राइट टू स्लिप में आता है, इन जनरल नहीं आता, ठीक है। और वर्किंग आवर्स में भी नहीं आता। आप काम के वक्त अगर सो रहे हैं तो वो जो है वो राइट टू स्लिप में नहीं आता, क्योंकि आपका राइट टू स्लिप जो है वो किसी का राइट टू बिजनेस खराब कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो राइट टू स्लिप है, ये राइट टू स्लिप बेसिकली डज नॉट कम इन द एम्बिट ऑफ वर्किंग आवर्स। जो काम का समय है उस टाइम पे नहीं आता ये। और रही बात घर में, कि घर में आप फंडामेंटल राइट के तौर पे राइट टू स्लिप को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भाई साहब मम्मी के आगे सुप्रीम कोर्ट क्या है? मम्मी के आगे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। मम्मी अपने आप में ही सुप्रीम कोर्ट है, मम्मी अपने आप में CJI है। मम्मी के आगे ऐसे बातें मत बोलना, वरना मम्मी लोग जो हैं आपका एक नया अलग ही संविधान लिख देंगे आपका। ठीक है, मम्मी लोगों को किसी संविधान सभा की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपका अलग से एक संविधान लिख देंगे। तो बेहतर होगा कि उनके आगे कोई भी कानून, और देखो कानून का इस्तेमाल कहीं भी करो, अपने घर वालों के आगे कभी मत करना। आप चाहे कितने ही पढ़ लिख लो, घर वालों के आगे तुम पढ़ने लिखने की कोशिश, मतलब पढ़ा को दिखने की कोशिश करोगे, मारेंगे अलग से तुम्हें। उनके आगे ये सब बातें नहीं बाबू। तो ये घर के लिए नहीं है, ये वर्किंग आवर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए है? ये सिर्फ है पीसफुली जब आप प्रोटेस्टिंग साइट्स पे होते हैं, ये वहाँ के लिए है कि भाई उस टाइम पे नहीं छेड़ा जाएगा। प्लस मैं ऐसा नहीं है, वरना उसमें भी लोग उसमें भी गलत तरीके से निकालने लग जाएंगे। आउट ऑफ वर्किंग आवर्स में जो है अगर कोई पीसफुली सो रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट मतलब ये है, वरना प्रोटेस्ट में अब कोई बंदा प्रोटेस्ट करेगा ही नहीं, सब आंखें बंद करके सो जाएंगे। और सोचो अगर ये माहौल हो जाए, 1-2 लाख आंखें बंद करके सो गए, अब वो कह रहे हैं कि भैया पीसफुली सो रहा हूँ मैं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो सरकार फिर फंस गई। हम जैसा पॉलिटिकल टीचर फिर फंस गया कि अभी यहाँ पे क्या बताया है। तो आउट ऑफ वर्किंग आवर्स की बात हो रही है, आउट ऑफ प्रोटेस्टिंग साइट्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब प्रोटेस्टिंग साइट्स की बात हो रही है, लेकिन आउट ऑफ द जोन ऑफ प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट पे नहीं है तब की बात हो रही है। तो दिस इज ऑल दैट इज आई विल से राइट टू स्लिप, ठीक है। केस का नाम याद रखना, रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी केस, या यूनियन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं।